हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होगी +2 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का टॉपिक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की। आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे वर्क करता है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। लेकिन उससे भी पहले माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले अपने को कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि हमको इनको बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे एक टर्म एपरेंट साइज। एपरेंट साइज का मतलब क्या है? जो साइज आपको नजर आता है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का कोई भी साइज हो, उस एक्चुअल साइज से बड़ा या छोटा साइज जो भी आपको नजर आता है उसको हम कहते हैं एपरेंट साइज। जनरली आप सभी ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमसे बहुत दूर होता है तो हमको बहुत स्मॉल नजर आता है। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आपके पास आता जाता है तो उसका साइज आपको बड़ा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? तो यही सभी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपरेंट साइज की। क्या होता है ये? द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज वेदर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो अपीयर साइज मतलब जो भी साइज आपको अपीयर होगा लार्जर या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से जो बड़ा या छोटा साइज जो आपको अपीयर होगा, डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल। ये अपरेंट साइज है, ये विजुअल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये विजुअल एंगल क्या है ये अभी हम देखेंगे। तो कह सकते हैं अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल ओनली। एज द विजुअल एंगल इज ग्रेटर, लार्जर विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा उतना ही लार्ज आपको साइज जो है ऑब्जेक्ट का नजर आएगा। यहां पे विजुअल एंगल की डेफिनेशन लिख रखी है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट आपकी आई के ऊपर क्या एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे इसको क्या है ये, कैसे आपको चीजें जो है छोटी और बड़ी नजर आती हैं। सेम साइज का ऑब्जेक्ट दूर चला जाए तो छोटा नजर आता है, पास आ जाए तो बड़ा नजर आता है। तो बेटा ये हमारे पास आई लेंस। यहां से हम कह सकते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ए बी, जो अभी आई से काफी दूर लार्ज डिस्टेंस पे है। तो हमने कहा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है ये जो एंगल बनाएगा आई के ऊपर, तो आप कह सकते हो यहां से जो ये रे आ रही है यहाँ पे, और ये जो एंगल बना अल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा विजुअल एंगल। जब ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पे रखा है, इसको हम पोजीशन 1 और इसको पोजीशन 2 कहते हैं। जब पोजीशन 1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से आई के ऊपर एंगल बना अल्फा, इसको हम कहेंगे विजुअल एंगल। आप देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारे पास जो विजुअल एंगल बन रहा अल्फा वो कम है, जिसकी वजह से आप इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपके पास जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज आएगा, जो आपको नजर आएगा वो ये आएगा। अब यही सेम ऑब्जेक्ट है, सेम साइज का है, इसको हम क्लोजर टू आई के पास लेके आते हैं। सपोज मान लेते हैं पोजीशन 2 पे हमने इसको रखा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट है। अब यहां से अगर आप एंगल चेक करते हो जो आई के ऊपर बन रहा है, वो अपने पास बन रहा है बीटा। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आया, हमारे पास जो विजुअल एंगल है जो कि पहले अल्फा था जब ऑब्जेक्ट दूर था, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आया तो एंगल ये बढ़कर हो गया बीटा। तो कह सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आई के पास आएगा ये विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा। और अगर विजुअल एंगल बढ़ा तो आप चेक कर सकते हो जो हमारे पास इमेज बनेगी सी डी डैश, उसका साइज जो आपको नजर आएगा वो ये
ना, बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जेक्ट दूर होगा, विजुअल एंगल कम बनेगा, विजुअल एंगल कम बनेगा, आपको ऑब्जेक्ट का साइज छोटा नजर आएगा। वही ऑब्जेक्ट जब पास आ जाता है तो उसका जो विजुअल एंगल है वो लार्ज होता जाता है, और जो हमारे पास साइज है इमेज का जो आपको नजर आएगा वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है हमारे पास ऑब्जेक्ट छोटे और बड़े क्यों नजर आते हैं। मेन रीजन कह सकते हैं इस विजुअल एंगल का। अब बेटा अगर अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सारे इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है कि किसी भी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल अगर बढ़ा दें तो वो आपको लार्ज नजर आएगा। जैसे कि अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं, तो वो बहुत स्मॉल विजुअल एंगल आपके आई पे बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बहुत स्मॉल नजर आते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसकी एक इमेज आपके आई के पास बने, लार्ज साइज की बने, जिसकी वजह से जो विजुअल एंगल वो बढ़ जाए। विजुअल एंगल अगर बढ़ गया तो वही ऑब्जेक्ट आपको बड़ा नजर आएगा। सेम प्रिंसिपल टेलीस्कोप में हम यूज करते हैं। टेलीस्कोप में बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका विजुअल एंगल बहुत कम बनता है। विजुअल एंगल कम बनेगा, साइज आपको बहुत छोटा नजर आएगा, ठीक है, विजिबल नहीं होंगी चीजें। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से उसका जो विजुअल एंगल है उसको बढ़ा देते हैं। विजुअल एंगल बढ़ा तो जो आपको इमेज नजर आएगी वो भी लार्ज नजर आएगी और क्लियर नजर आएगी। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप वर्क करते हैं। आज की वीडियो में हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, और अगर वीडियो की लेंथ छोटी रही तो हो सकता है टेलीस्कोप भी कवर कर लें, लेकिन माइक्रोस्कोप तो आज हम कवर यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या माइक्रोस्कोप होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप उसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की अगर बात करें उसको आप डिफाइन कर सकते हो, अ डिवाइस यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा डिवाइस जो आप यूज करते हो किसके लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने, इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसको आप माइक्रोस्कोप कह सकते हो। A device which is used to see small objects is called microscope। अब अगर माइक्रोस्कोप की बात करें, बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप्स हमारे पास हैं, जैसे कुछ यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं। द माइक्रोस्कोप इज फॉलोइंग टाइप्स: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और थर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा टनलिंग माइक्रोस्कोप और भी बहुत सारे हमारे पास, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है माइक्रोस्कोप्स और भी कई टाइप्स के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस 2 लेवल पे आपको 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं। एक तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो माइक्रोस्कोप है आप हायर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जब कॉलेज फिजिक्स में आप कॉलेज की फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम इनकी स्टडी आप करेंगे। तो इसमें से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, और या उसको सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, जो कि चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस आप कह सकते हो, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो एक शॉर्ट फोकल लेंथ का आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसी को आप कहते हो सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि आपने जनरली सभी बच्चों ने देखा होगा, यूज भी किया होगा, या फिर आपने कभी देखा हो जो पाम रीडिंग करते हैं, जिनको अपने जो है फिंगरप्रिंट्स या पाम प्रिंट्स जब चेक कर रहे होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं। प्लास्टिक का कह सकते हैं एक फ्रेम के अंदर जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, एक हैंडल होता है नीचे, उससे आप चेक करते हैं। कईयों ने देखा होगा है। कई लोग बुक रीडिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई लोग जैसे वॉच रिपेयर करते हैं, वॉच रिपेयरिंग की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे भी जो रिपेयर मैन है आई के ऊपर एक लेंस लगा के रखता है, जिससे वो वॉच के स्मॉल पार्ट्स उनको देखता है ना।
तो इन सभी में हम कह सकते हैं हमारे पास जो माइक्रोस्कोप यूज होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको हम सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इट इज यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट सीन क्लियरली बाय नेकेड आईज। ये आपको टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है जिनको आप क्लियरली नहीं देख सकते हो बाय नेकेड आईज। सिंपल। और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, देख लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो बेटा जब हमने लेंसेज से इमेज बनाई थी, पीछे की वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस बनाई थी तो वहां पे हमने एक स्पेशल केस किया था, सिक्स्थ केस कह सकते हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। उस केस के अंदर हमारे पास जो इमेज बनती है, इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज, उसी प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर यूज किया जाता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी, जिससे कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो लार्ज साइज का दिखेगा और क्लियर दिखेगा। तो अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, when an object is situated in front of a convex lens, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा, वो भी कहाँ पे, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो हमारे पास उसकी इरेक्ट, लार्जर एंड वर्चुअल इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में उसकी इमेज बनती है। ये बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हमारे टॉपिक के अंदर आप देख सकते हो, हमने इमेजेस बनाई थी। तो बेटा इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। ये तो इसका डेफिनेशन होगी, प्रिंसिपल होगा। अपने को इसमें एक चीज और फाइंड करनी होती है कि मैग्निफिकेशन पावर। तो अभी देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे अपने को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, तो दो चीजों का रेशियो है, कैपिटल एम से आप इसको डिनोट करोगे। ये रेशियो है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई। जो भी फाइनल इमेज बन रही है वो क्या एंगल बना रही है आई के ऊपर, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, जो कि हमने अभी पिछले वीडियो में बात किया था 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, तो उस जगह पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हो तब वो कितना एंगल बनाएगा आई के ऊपर। तो इन दो एंगल्स का जो रेशियो है इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। समझते हैं इसको, डायग्राम में समझते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। ये बेटा अपने पास डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके दो फोकस F1 और F2। F1 और F2। हमने कहा अपने को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। अभी हमने प्रिंसिपल में बात की, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी, वो भी सेम साइड में। तो देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से एक रे हम पैरेलल लेके जाएंगे, और जो रे पैरेलल जाती है, हमने रूल्स में पढ़ा, वो कहां से पास होकर जाएगी, फोकस से। तो इस रे को हम पास कर देंगे फोकस से। ये रे पास हो जाएगी फोकस से, ठीक। जो पैरेलल रह गई वो पास होगी फोकस से। सेकेंड
आप यहीं से एक रे पास कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है रूल्स में हमने पढ़ा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी चली जाएगी। तो यहीं से आप एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो बेटा हमने दो रेज ली, एक गई पैरेलल जो भी पास हो गई फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे डाली तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी चली। अब बेटा हम देख सकते हैं साइड में ये रेज डाइवर्ज हो रही है, इधर इनका मिलने का चांस नहीं है, रियल इमेज नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इन रेज को एक्सटेंड करेंगे और अपोजिट साइड में जहां पे मिलेंगी वहां पे इसकी वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये कट कर देंगे, जहां पे ये रेस कट करेंगी वहां पे अपने पास बनेगी इसकी वर्चुअल इरेक्टर इनलार्ज इमेज। तो इस पॉइंट पे मेरे पास इसकी इमेज बनती है, और ये अपन इसकी इमेज बना लेते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया, इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। सिंपल काम है। ऑब्जेक्ट का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसकी इमेज बनानी है। इमेज के लिए अपने को दो रेज चाहिए, एक पैरेलल की फोकस से पास कर दी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। इधर डाइवर्ज हो रही है, इमेज नहीं बनेगी तो उसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास इसकी इमेज बन। अब हमने देखा एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। अब जो फाइनल इमेज बन रही है ये जो एंगल बना रही है आई के ऊपर, तो यहां से आप इसको जो है विजुअलाइज करोगे। तो हमारे पास आई के ऊपर जो फाइनल एंगल है बना, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। फिर इसलिए एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम कह सकते हैं बेटा अगर हमारे पास जो फाइनल इमेज बन रही है कम से कम कहाँ बननी चाहिए आपको क्लियर दिखे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उससे पहले बनेगी आपको क्लियर नहीं दिखेगी। तो कम से कम ये जो इमेज है हम मान के चलते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अगर हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख देते हैं उस टाइम ये जो एंगल बनाएगा आई के साथ वो अपने को यहाँ लेना है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मान लेते हैं हमने यहां रख दिया। ये ए और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी डबल डैश। ठीक है, ए बी डबल डैश। अब ये हम ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख दिया। अब यहां से जो ये एंगल बनाएगा आई के ऊपर वो हम नीचे लेंगे। तो यहां से हम एक एंगल बना लेते हैं और इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा। यहां लिख देते हैं ये एंगल अपने पास हो गया अल्फा, और जो ये पहले एंगल बनाया फाइनली में इसको हमने लिख दिया बीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज बनी, और फाइनल इमेज हम मान के चलते हैं कि ये बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप कह सकते हो हमारे पास जो v है किसके बराबर होना चाहिए, d के बराबर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर होना चाहिए, तभी आपको इमेज क्लियर दिखेगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इसको आप डिनोट करते हो u से। तो ये अपने पास हो गया u। पहले तो डायग्राम समझ लेंगे अच्छे से, डायग्राम समझ में आई तो डेरिवेशन बहुत इजी है। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो इसने कहा कि जो m है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो जो फाइनल इमेज हमारे पास बन रही है इसमें जो एंगल बनाया आई के ऊपर क्या बनाया बीटा, तो उसको हम लिख देंगे बीटा डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख देते हैं तब ये कितना एंगल बनाएगा,
वो अपन अपॉन में लेंगे, तो ये एंगल बना रहा है अल्फा, उसको लिख देंगे बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। बेटा अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है, हम क्या सकते हैं, हमारा tan अल्फा या tan बीटा को सिर्फ बीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी वही अजम्पशन मानेंगे कि अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल बन रहे हैं तो आप बीटा में लिख दोगे tan बीटा और अल्फा को हम लिख देंगे tan अल्फा। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, ये जो एंगल्स बन रहे हैं स्मॉल एंगल्स बन रहे हैं, तो आप कह सकते हो हमारा बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। फिर m इक्वल्स, अब tan बीटा और tan अल्फा इनकी वैल्यूज हम यहाँ से चेक करेंगे। मतलब tan अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल चेक करो ABO, यहाँ पे एंगल बन रहा है बीटा, ABO ट्रायंगल में यहाँ एंगल बन रहा है बीटा, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ AB और बेस क्या हुआ AO, तो हमारे पास जो tan बीटा की वैल्यू आएगी AB अपॉन AO डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अल्फा एंगल ये बन रहा है, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABO, ये वाला एंगल, इसमें यहाँ पे एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर हुआ AB और बेस हुआ A-O, तो A-B डिवाइडेड बाय A-O। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझते करेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो tan बीटा की वैल्यू हमने वहां से इस छोटे वाले ट्रायंगल से पुट कर दी, और tan अल्फा की वैल्यू जो A-B ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये लंबे वाला ट्रायंगल, इससे हमने tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में बेटा अगर आप डायग्राम में चेक करते हो, जो AB है ऑब्जेक्ट का साइज है, और इसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो हम कह सकते हैं A-B इस AB के इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AO डिवाइडेड बाय A-B को भी हम AB लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय A-O। ठीक है, रीजन हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास जो AB है इज इक्वल टू A-B, ये दोनों इक्वल है, तो हमने इनको इक्वल लिख दिया। इक्वल लिख दिया तो बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास AB से AB कैंसल आउट हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन जो आएगा A-O डिवाइडेड बाय AO। ठीक है, AB से AB कैंसल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो अपने पास आएगा A-O अपॉन AO। अब इनकी वैल्यूज वहां से उठा के पुट कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन। तो अगर आप चेक करो A-O हमारे पास इसके बराबर है D के बराबर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो आप कह सकते हो, आप A-O को लिख सकते हो D, और अगर हम साइन कन्वेंशन पुट करें तो लेंस से इधर वाली साइड के डिस्टेंस सभी हम नेगेटिव लेते हैं, तो D की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस में, तो हम लिख सकते हैं A-O को हम लिख देंगे माइनस D डिवाइडेड बाय AO। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस U। ये भी लेंस से इस साइड में, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आएगी नेगेटिव, तो AO को भी हम लिख देंगे माइनस U। यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो आप कह सकते हो मैग्निफिकेशन का हमारे पास
जो फॉर्मूला आएगा इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वो होगा d/u। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। डायग्राम एक बार आप अच्छे से अपनी फेयर कॉपी के अंदर बना के देख लेंगे इसको। डायग्राम सही समझ में आ गया, आपके पास जो डेफिनेशन है मैग्नीफिकेशन की, उस डेफिनेशन के अंदर बीटा और अल्फा इनवर्स की वैल्यू पुट करो और बड़ी इजीली आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये बेटा हमने मैग्नीफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकाला। यहाँ पे इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप इस जो फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, इसको हम दो कंडीशंस के लिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट, जब जो फाइनल इमेज है इन्फिनिटी पे बनी, मतलब जो हमारे पास फार पॉइंट है, और दूसरा जब ये फाइनल इमेज हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनी। तो चेक करते हैं जब इन दो केसेस में हमारे पास इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनती है, उस केस में हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, ये किस तरीके से मॉडिफाई होगा वो अभी हम चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप की जो वैल्यू आती है m इक्वल्स टू d/u। ये मैग्नीफाइंग पावर होगी सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी हमने कहा कि हम चेक करेंगे दो केसेस। एक, इफ द फाइनल इमेज फ्रॉम दैट इन्फिनिटी, जो फाइनल इमेज हमारे पास है अगर वो इन्फिनिटी पे बनती है तब इस फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा। और सेम, इफ द फाइनल इमेज फ्रॉम दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनती है तब इस फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट, जब इमेज बनती है इन्फिनिटी के ऊपर। तो पहले हम इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बना के देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F2 सेकेंड फोकस और सेम डिस्टेंस पे इधर आप क्या सकते हैं F1 फर्स्ट फोकस। बेटा जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस किया था वहां पे हमने चेक किया था इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको मैं बढ़ाऊं और जो ये ऑब्जेक्ट है इसको फोकस पे रख दूं तो मेरे पास इमेज बनेगी इन्फिनिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा हो इस फोकस के ऊपर तो हमारे पास इमेज बनती है इन्फिनिटी के ऊपर। मतलब इस केस के अंदर जो आपके पास u की वैल्यू है वो आप किसके बराबर कर दोगे, फोकल लेंथ के बराबर। तो इस केस में अगर हम इमेज बनाते हैं सेम प्रोसीजर बनाएंगे। एक आप पैरेलल रे लेके जाते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो आएगी वो पास आप करते हो फोकस से, और सेकंड रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे जो कि कह सकते हैं विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधी चली जाएगी। तो डायग्राम बेटा थोड़ा सा सही नहीं बना है, ये जाएगी इस तरीके से और ये अपने पास जो पैरेलल रे आएगी ये पास होगी फोकस। ठीक है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों रेज पैरेलल जाएंगी तो इधर इनका कहीं मिलने का चांस नहीं है। आप इस साइड से इसको व्यू कर रहे हो तो इधर इनका मिलने का चांस खत्म हो जाता तो हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये रेज अपने पास कह सकते हैं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, v की अगर बात करें वो हो जाता है इस केस में इन्फिनिटी। कहीं इन्फिनिटी पे जाके मान सकते हैं कि मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे इमेज बनेगी है इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया जब इमेज बनती है एट इन्फिनिटी।
तो बेटा इस केस में जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम चेक करें क्या हो जाएगा। तो कह सकते हैं द फाइनल इमेज फ्रॉम दैट इन्फिनिटी देन अपने को जो u की वैल्यू है, इस केस में जो u की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, फोकल लेंथ के बराबर। देन u इक्वल्स टू f। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो d बाई यू, तो u के लिए हम पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा d अपॉन f। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। सिमिलरली सेकंड केस की अगर हम बात करें, इफ द फाइनल इमेज फॉर्म दैट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, तो इस केस में कह सकते हैं फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनेगी, देन तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं जो हमारे पास v है साइज ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस d, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस d। फिर जो हमने लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया है उसकी मदद लेंगे, देन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बेटा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ये फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर हम वैल्यू v की पुट कर देंगे माइनस d, और u भी हमारे पास कह सकते हैं लेंस से इस साइड में होता है तो u की वैल्यू भी हम पुट करेंगे माइनस में। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो टर्म बनती है 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन माइनस u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, है ना। u भी माइनस में होगा और v की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस d। जब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आती है 1 अपॉन माइनस d प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बेटा, माइनस टर्म है इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, प्लस की टर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म कह सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। सही, ये माइनस की टर्म थी 1 अपॉन d, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगी प्लस की टर्म। बेटा ये जो इक्वेशन है इसको अगर पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स अगर आप d से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, चेक करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं d से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास जो आएगी टर्म d अपॉन u, इसको d से मल्टीप्लाई करो d अपॉन u, इसको d से मल्टीप्लाई करो d अपॉन d, प्लस इसको d से मल्टीप्लाई करो d अपॉन f, d अपॉन f। अब बेटा d अपॉन u हम क्यों लेके आए, क्योंकि d अपॉन u हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। तो कह सकते हैं d अपॉन u ये हमारे पास बन गया मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू d अपॉन d, कैंसल आउट हो जाएंगे 1 प्लस d अपॉन f। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है जब आपके पास फाइनल इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों केसेस हमने कर लिए। इन दोनों केसेस में 1 और 2 दोनों में अगर आप चेक करो, अगर मैं f की वैल्यू डिक्रीज करता हूं, यहां पे आप चेक करो मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन। अगर f की वैल्यू डिक्रीज होती है तो m की वैल्यू इंक्रीज होगी। सिमिलर केस यहां पे है, f की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो m की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आप फोकल लेंथ जितनी कम रखोगे, जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ रखोगे, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही आपके पास ज्यादा है। तो वो हम यहां पे लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके बेटा नोट्स के लिए इसको आप
तैयार कर लेंगे। अभी मैं मिटा रहा हूं इसको। From equation 1 and 2, it is clear that if the value of f is decreased, then the value of m is increased. That is, आप कह सकते हो, that is, shorter the focal length, of lens, higher is the magnifying power. ठीक है, तो जितनी शॉर्ट आप फोकल लेंथ रखेंगे उतनी हाई आपके पास मैग्नीफाइंग पावर है। तो बेटा यहां से हम एक लिमिटेशन की बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें बेटा फोकल लेंथ एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ पे लिमिटेशन आ गई तो हम कह सकते हैं हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके ऊपर भी लिमिटेशन आ जाती है कि आप एक लिमिट तक ही चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखने हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स देखने हो, तो उस केस में अपने को मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जिसके लिए फिर हमारे पास आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसकी हमारे पास लिमिटेशन ये है कि आप एक लिमिट तक ही फोकल लेंथ डिक्रीज कर सकते हो, तो लिमिट तक ही हम कह सकते हैं आप मैग्निफिकेशन कर सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर आपको मैग्नीफाइंग इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास एंड आई इज ए, तो बेटा जो माइक्रोस्कोप या लेंस है उस लेंस से और जो आई का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर आप ए मान लेते हैं कि आप ए दूरी से उस लेंस को आपने आई से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उस केस में जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो फॉर्मूला है, जो भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है m इक्वल्स टू 1 प्लस, अभी हमने देखा था क्या था, d बाई एफ, तो इस केस में हो जाएगा d माइनस ए अपॉन। तो बेटा ये सब हुआ हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, उसकी मैग्नीफाइंग पावर दो अलग अलग केसेस पे जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी और इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। ठीक है, सारी चीजें हमने करी। इसके अलावा कई बार यूजेस पूछ लेते हैं, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वॉच मेकर यूज करता है, पाम रीडिंग के लिए यूज हो सकता है ना, तो बुक रीडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो, ज्वेलरी शॉप वाले इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी बारीकी का काम करना होता है। बेटा सोचा तो हमने यही था कि इसी वीडियो के अंदर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी जो है खत्म कर देंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के अंदर ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंक्लूड करना सही रहेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो जब आती है तो हमको पता ही नहीं लगता कब अपलोड होती है कब नहीं अपलोड होती, तो उसके लिए आप बेटा काम कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो बेल आइकन को दबा के, जब भी वीडियो अपलोड होगी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन
आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।